सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आई हो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत एक दमदार मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मित्रों, आज सभी को बिखरना नहीं है, केवल निखरना है। आज के सेशन में कुल 50 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट 5 से लिए गए हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण से उसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र प्रमाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल यानी कि 2350 से 1750 के बीच की मानी गई है, जो अर्थात अब तक की 600 वर्ष तक की रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 102, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार वंश? तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों में सबसे अधिक अनुदान दिया था। गुप्त वंशीय शासकों का समय ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म की विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गया, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया और गुप्त काल में वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य संबंध स्थापित हुआ। ईश्वर भक्ति का महत्व दिया गया। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदाय एवं वैष्णव और शैव संप्रदाय प्रचलन में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 103, डीएनए अंगुली छाप यानी फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किसके सूचन के लिए किया जाता है? अल्जाइमर रोग, विवादित जनकता या एड्स या पीत ज्वर, येलो फीवर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवादित जनकता। मित्रों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता संसूचन के लिए किया जाता है तथा इसका उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। जीव जंतु और मनुष्यों में विशेष संरचना युक्त एवं रसायन जो विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। इस पद्धति से किसी व्यक्ति के जैविक अंशों से रक्त, बाल, लार, कोशिका स्रोतों के द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिस तकनीक का उपयोग करती है उसे माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है। तो कोई भी समस्या जब होती है तो डीएनए की जांच की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 104, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और म्यांमार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार सार्क देश का सदस्य नहीं है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई संगठन। सार्क इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। देशों की बात कर ले रहे हैं तो इसमें कितने देश सदस्य
के रूप में हैं। तो पहला हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान। दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तीसरा है मालदीव। मालदीव। और चौथा है भूटान। पांचवा है नेपाल। चलिए थोड़ा आगे पेज ले लेते हैं। और छठा है हमारा भारत। सातवां है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और आठवां हमारा है श्रीलंका। ये हमारे 8 देश इसके सदस्य देश हैं, अर्थात म्यांमार हमारा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, या धर्मशास्त्रों के समय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय में। यह सूत्र काल में 4 वर्ण स्थापित किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों तथा अम्भष्टक, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वासित और अनिर्वासित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र अस्पृश्य माने जाते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्रों के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 106। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की असहभागिता? तो इसका सही आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। उस समय कोई संगठन नहीं था, इसीलिए ये विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 107। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। नेक्स्ट है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। और अगला है इसने आतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ये, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 108। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, या संवहनिक वर्षा से? तो मित्रों जैसा कि हमारा ये मैप है और ये हमारा स्थान केरल है, यहाँ से मानसून एंट्री करता है और ऐसे होते हुए जाकर भारत में वर्षा करता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये इधर का है अरब सागर, अरब सागर। तो इस तरह हमारा ये वर्षा यहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून। ये दक्षिण पूर्वी मानसून राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 109। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब और होर्मुज, बोस्पोरस, या मलक्का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब
जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हार्मुज जल संधि जोड़ती है, जो ओमान एवं ईरान में स्थित है। मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। काला सागर और मारमारा सागर को जोड़ने वाली जल संधि बोस्फोरस है, जो टर्की में है। तो इस प्रकार की हमारी जल संधियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 110। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी टूटने से, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। महाद्वीप हमारे विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार 1962 में हैरी योंग हेंस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तली प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण और द्वीप चाप तथा महासागरीय कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। भूगर्भित प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी हुई हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया के कारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 111। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सीनेट के सदस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका की राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। इसके लिए निर्वाचक मतों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन मत होते हैं, जो इस राज्य के सीनेटर तथा प्रतिनिधियों के योग के बराबर होते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्धारित होती है। कुल 538 निर्वाचक मत हैं। कैलिफोर्निया में सर्वाधिक संख्या में निर्वाचक मत हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए 270 मतों का जरूरत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 112। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्यों की नगरीय जनसंख्या कुछ निम्न है, जो इस प्रकार है। पहला हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये है 5594। दूसरा हमारा है पंजाब, इसका जनसंख्या घनत्व है 4136। इसी प्रकार तीसरा है तमिलनाडु, इसका जनसंख्या घनत्व है 2561। और चौथा है पश्चिम बंगाल, इसका है 5683। अर्थात ये सबसे अधिक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 113। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या चीन? तो इसका राइट आंसर होगा चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 114। वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो उसका अध्यक्ष होता है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 115। स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रोपिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या मेथेनॉल? तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका राइट आंसर होगा।
स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 116। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू एवं कश्मीर राज्य से, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, या कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो जम्मू और कश्मीर से होगा। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य से है। ज्ञात रहे कि इस अनुच्छेद द्वारा जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटा लिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया। तब से वही प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 117। इस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संशोधन में, 44वें संशोधन में, 52वां संशोधन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। 42वां संशोधन हमारा 1976 में हुआ। इस संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन में यह अखंडता शब्द जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 118। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इस अवधि में संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति में चलाए गए महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 119। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मुख्यमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी इंटरनेशनल मनी फंड। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और ये 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी से की गई थी। इसके अधिकारिता क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य इस समय आते हैं: नोटों का प्रचालन, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर और अंतिम ऋणदाता, साख नियंत्रक, विदेशी मुद्रा, उसके बाद बाजार और प्रभावी मुद्रा नीति का संचालक है ये। उपयुक्त शक्तियों से युक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में अंतिम निर्णय भी लेता है। तो इतने अधिकार इसको दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 120। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य दल। हमारा अगला प्रश्न है 120। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नांकित पर है: ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता निवारण, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन, या ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूरी परक रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में अर्थात 1989 में जवाहर रोजगार योजना के नाम से ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने की योजना लागू की गई। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी रोजगार सृजन हेतु लागू की गई इस योजना में पूर्व से चल रहे NREP और RLEP और RLEGP नामक कार्यक्रम का विलय किया गया
1 अप्रैल 1999 में जौहर रोजगार योजना समाप्त करके इसके स्थान पर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लागू किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 121। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 45 डेसिबल, 85 डेसिबल्स, 125 डेसिबल्स या 155 डेसिबल्स, अर्थात कितनी लिमिट तक व्यक्ति सुन सकता है किसी भी ध्वनि प्रदूषण को, किसी भी ध्वनि को सुनने का उसका कितनी क्षमता उसके अंदर होती है। तो ये हमारा बी राइट आंसर होगा 85 डेसिबल। 85 डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। इसी क्रम में ध्वनि की जो तीव्रता एक भौतिक राशि है और इसका सटीक मापन संभव है। यह SI मात्रक माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर यानी 10 की पावर 6 जूल सेकंड मीटर स्क्वायर है तथा सामान्य प्रयोग का मानक बल बेल के 10वें भाग में डेसिबल अर्थात डीबी जिसको कहते हैं है। ध्वनि के स्रोत और तीव्रता में साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल होता है, जोर से बात 50 से 60 डेसिबल और विद्युत मोटर का चालन 110 डेसिबल, सायरन की आवाज़ है तो 110 से 120 और जेट विमान है तो 140 से 150। इस तरह की ये ध्वनि तीव्रताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 122। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर के विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र गंदगी दूर करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का ताप नियंत्रित करने में। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित करने में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123। रेशम कीट जिन पर पनपता है वह हैं रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां और शहतूत की पत्तियां। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां इसका सही आंसर होगा। रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 124। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WTO के द्वारा यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक के द्वारा, UNDP के द्वारा या IMF के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा UNDP के द्वारा। UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI 2020 में भारत के 131वें स्थान पर है। 189 देशों के लिए जारी ये रिपोर्ट लोगों के जीवन स्तर को दर्शाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 125। 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में है 2.6 इंटू 10 के पावर 6, 3.6 इंटू 10 के पावर 6, 4.6 इंटू 10 के पावर 6 या 5.6 इंटू 10 के पावर 6। तो 1 घंटे में 1 क्यूसेक पानी बहने की मात्रा लीटर में क्या है? ये 3.6 इंटू 10 के पावर 6 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 126। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लोहा का प्रचुर स्रोत है? चीकू और पेठा, पपीता और पात गोभी, चौलाई और केला, बैगन और नींबू वंश के फल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौलाई और केला। चौलाई और केला इसका राइट आंसर होगा। चौलाई की पत्तियां में आयरन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है अर्थात Fe अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसको आयरन बोलते हैं। केला में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एनीमिया रोग में ये सहायक होता है अर्थात इसकी कमी से, आयरन की कमी से लोग एनीमिक हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 127। भारत की मुख्य अनाज की फसल है गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार। तो इसका सही आंसर होगा चावल। चावल भारत की मुख्य अनाज के फसल के रूप में है। भारत विश्व का चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है यानी 20% चावल
यहाँ पर पैदा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 128 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसका पूरा नाम है, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंसुलिन। इंसुलिन इसका सही आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन है। ज्ञात रहे कि अग्नाशय ग्रंथि जिसको पैंक्रीज ग्लैंड बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगहेंस होते हैं, जिसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटिक डिजीज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 129। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत दिए गए हैं और उसका स्थान दिया गया है आला बुंदेलखंड, ये सही होगा। सुमेलित नहीं पूछा गया है बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड और जैता अवध एवं भोजपुर के क्षेत्र। तो इसका जो सुमेलित प्रकार है अर्थात सुमेलित नहीं है वो हमारा कजरी जो है रुहेलखंड है। ये कजरी रुहेलखंड में नहीं है। कजरी हमारा मिर्जापुर में होता है। कजरी का स्थान है मिर्जापुर, यह है मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर होगा कजरी, अर्थात ये कजरी सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महोबा। महोबा की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 131। रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग और चट्टानों का भार। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये पता लगाया जाता है कि जो प्राप्त अवशेष है वो कितने समय का है, अर्थात किस ईस्वी में वो मिला था और कितनी इसकी आयु है, कितनी पुरानी ये वस्तु है। तो इसका सही आंसर होगा चट्टानों की उम्र जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात रेडियोधर्मी कार्बन डेटिंग का प्रयोग चट्टानों की उम्र को मापने के लिए किया जाता है। अमेरिका के एफ लिबी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। इसने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों का निर्धारण किया और इस विधि की घोषणा की। रेडियो कार्बन का अर्थ है कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया का संबंध होता है। सामान्यतः लगभग 55,000 वर्षों में कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई आधे भाग का विघटन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 132। एक क्षेत्र के प्रारोहण में समानांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है जीवोम, जीवीय अनुक्रमण, पोषण स्तर और चरम अवस्था। तो इसका जो सही आंसर होगा जीवीय अनुक्रमण। जीवीय अनुक्रमण इससे बदलते हुए पर्यावरण के प्रभाव के अंतर्गत जीवों की समूह में होने वाली क्रमिक परिवर्तन होती है, जो जीवीय अनुक्रमण इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 133। प्रदूषण प्रयुक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन और हवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वर्षा। वर्षा इसका सही आंसर होगा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को जिसमें धूल, धुआं और अन्य हानिकारक पदार्थ सम्मिलित होते हैं, इनके द्वारा वर्षा और स्वच्छ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 134। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ये निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। वनों को काटना, वनारोपण, जल का प्रबंधन और जैव मंडल भंडार। तो इसका जो सही आंसर होगा वनों का काटना। वनारोपण वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भंडार का संरक्षण पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, लेकिन वनों का काटा जाना इस संदर्भ में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 135। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 1981, 1986, 1995 और 2000 ईस्वी में।
तो इसका जो सही आंसर होगा ये हुआ है 1986 ईस्वी में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ है और 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में लागू हो गया है। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद ही अस्तित्व में लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 136। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आईटी सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 137। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? संसद को होती है, लोकसभा को होती है या राजनीतिक दलों को होती है अथवा केंद्र सरकार को होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संसद को प्राप्त होती है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो नए राज्यों का निर्माण करे और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन कर सके। यह अधिकार संसद को प्राप्त है। संघ में नए राज्य का, प्रदेश या उसकी स्थापना की शक्ति भी प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 138। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा महान्यायाधीश। भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो है हमारा महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद उन पदों में से एक है जिसे संविधान में विशेष स्थान प्राप्त है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है और ये संसद का सदस्य होने के बावजूद भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 139। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? एम मैपिंग, नज़र, गरुड़ या बाज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गरुड़। एक गरुड़ ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी मतदान केंद्रों पर जहां जहां मत डाले जाएंगे उनका एक डिजिटल मैपिंग कराया जा सके ताकि चुनाव कार्य तेजी और स्मार्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से समय से पूरा हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 140। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन अथवा इटली? तो इसका सही आंसर होगा यह है अर्जेंटीना के। कई बार विश्व फुटबॉल चैंपियन रहे माराडोना अर्जेंटीना फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और इनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने 1986 में फीफा विश्व कप जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 141। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा? तो हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के रूप में जो जाना जाता है वो हमारा है त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, लेकिन पश्चिम बंगाल हमारा नहीं है। पूर्वोत्तर की 7 बहनों में पश्चिम बंगाल राज्य शामिल नहीं है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये राज्य शामिल हैं। इसी के नाम पर इनको 7 बहनों का प्रदेश कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनकी लिखित 2 रचनाएं हैं जो देश का राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं घरे बावरे,
इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं: घरे बायरे, गोय, रविंद्र संगीत और नौका डूबी आदि। ये इनकी रचनाएं अलग से हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 143। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का कुल सर्वाधिक, क्षमा करना, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का परसेंटेज कितना है? 1.2%, 1.5% या 1.9% या 2.3%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1.2%। 1.2% इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन जीडीपी का 1.2% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 144। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? तो इसका सही आंसर होगा ये मिस्र की सभ्यता पनपी है। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता ने जन्म लिया है। डी इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन काल में अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता विकसित हुई। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र के शासकों द्वारा मृतकों की कब्रों पर निर्मित कराए गए पिरामिड वास्तुकला के अद्भुत नमूने और प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना गया है। रोमन सभ्यता यूरोप के देश इटली, रोम में। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूनानी सभ्यता ग्रीस में विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 145। डूरंड ट्रॉफी किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल? ये क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो डूरंड ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। ये भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 146। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट और बेबेल योजना? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव इसका राइट आंसर होगा। क्रिप्स प्रस्ताव इसका राइट आंसर होगा। क्रिप्स प्रस्ताव की सफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव में भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 147। गांधी इरविन समझौता में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था। अथवा समस्त अधिहस्त जमीनें मूल निवासियों के साथ वापस लौटाई जानी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा समस्त अधिहस्त जमीन मूल वासियों को लौटाई जानी थी। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 148। निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट यानी NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है? भारत, रूस, अमेरिका और डेनमार्क? जो इसका सही आंसर होगा सी, अमेरिका। अमेरिका ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अमेरिका ने नेशनल इंटेलिजेंट इकोनॉमिक यानी NIF ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 149। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 97वां स्थान, 106वां स्थान,
या 109वां स्थान अथवा 115वां स्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 106वां स्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है 150। जर्मन स्पोर्ट्स सेवियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नोरा फतेही, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत या दीपिका पादुकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दोस्तों, आई होप जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। जानकारी यदि समझ में आई और ये आपको लगे कि मैं समझाने में कामयाब रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मित्रों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।